Hello, welcome to online class of 10। ये जो 10 का ऑनलाइन क्लास लिया जा रहा है या वीडियो बनाया जा रहा है, तो मेन पर्पस इज़ दैट टू मेक द स्टूडेंट प्रिपेयर्ड फॉर 2023। 2023 के लिए प्रिपरेशन कराया जा रहा है। तो पिछले क्लास में आई हैड सीन द क्वेश्चन ऑफ 2017। मैंने पिछले क्लास में, अपने पिछले वीडियो में 2017 का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, उसको मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया था। ओके, और हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, जैसे 2017 में हम लोगों ने 2017 का क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो उसमें हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, MCQ डिस्कस कर रहे हैं। और जो ग्रुप बी का जो क्वेश्चन है, ग्रुप बी का जिसमें 16 क्वेश्चन करना रहता है, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी 2 नंबर का क्वेश्चन को टच नहीं कर रहे हैं। पहले हम लोग 2017 हुआ, 18, 19, 20 और 23 होगा। उसके बाद फिर हम लोग 2 नंबर का क्वेश्चन को टच करेंगे। यानी कि हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना भी ऑब्जेक्टिव्स, MCQ बोलिए या फिर एक सेंटेंस में आंसर लिखना बोलिए, इन सब क्वेश्चन को देखना है। ट्रू फॉल्स बोलिए, मैच बोलिए, मैप पॉइंटिंग बोलिए, ये सब हम लोग देख रहे हैं। यानी कि 20 + 16 36 नंबर का आंसर हम लोग देख रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं 2018 का क्वेश्चन, माध्यमिक परीक्षा 2018 का 2018 का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो ये 20 नंबर 1 × 20 है, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। उसमें 20 में 20 का आपको जवाब देना है। पहला क्वेश्चन जो हमारा है ग्रुप ए का, तो उसमें बोला चूज द करेक्ट आंसर। आपको पता है एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें 4 आंसर रहेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है 1.1 का कि जीवनेर झाड़ा पाता, एक किताब है, ठीक है। जीवनेर झाड़ा पाता ये क्या है? ऑप्शन ए नॉवेल, ऑप्शन बी ए बुक ऑफ पोएम्स, एक नज्म की किताब है, ऑप्शन सी ए बायोग्राफी है, या ऑप्शन डी एन ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, तो हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 में आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो हम लोग का 10 का जो बुक है जिसमें 8 चैप्टर है। तो पहला नंबर जो हम लोगों का सिलेबस है उसका नाम है आइडियाज़ ऑफ हिस्ट्री। ओके, तो उसमें देखिएगा आप लोग, सोर्सेज में जब आप आइएगा तो वहाँ आप लोग देखिएगा कि एक टॉपिक दिया हुआ है। किताब अगर है तो आप लोग खोल के देख सकते हैं कि वहाँ पे एक टॉपिक दिया हुआ है। उस टॉपिक का नाम हो गया मेथड ऑफ यूजिंग सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। मतलब कि आप सोर्स का इस्तेमाल करके कैसे आप हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, हमने अपने पिछले क्लास में ये भी बताया था कि सोर्सेज की जो अहमियत है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोर्सेज, ये रानके ने सबसे पहले बताया था। रानके, RANKE, रानके। एनीवे, तो यहाँ पे हम लोग का एक टॉपिक है ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर्स। ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर्स, और हमने ये भी कहा था कि ऑटोबायोग्राफी जो है वो जिंदगी की कहानी कहता है, यानी द स्टोरी ऑफ अ लाइफ, एक जिंदगी की कहानी कहता है, जबकि मेमोयर जो है वो टेल्स ए स्टोरी फ्रॉम द लाइफ, जिंदगी से कहानी कहता है, जिंदगी से कहानी कहता है। यानी जिंदगी में जो घटना घटी, वाकयात हुए, उसमें से वो जो कहानी कहता है उसको हम लोग मेमोयर कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी कहेंगे, द स्टोरी ऑफ अ लाइफ, जिंदगी की कहानी, और मेमोयर कहेंगे ए स्टोरी फ्रॉम लाइफ, जिंदगी से कहानी, जिंदगी की कहानी ऑटोबायोग्राफी को कहेंगे, और जिंदगी से जो कहानी ली गई है उसको हम लोग कहेंगे मेमोयर। खैर छोड़िए, तो हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे मेमोयर एंड ऑटोबायोग्राफी में कि 3 मेमोयर और ऑटोबायोग्राफी का जिक्र किया गया है। क्या क्या वो है? एक है 70 बत्सर। ओके, एक है 70 बत्सर। ये किताब 70 बत्सर मतलब 70 ईयर्स, 70 साल। ये किताब किसकी लिखी हुई है? बिपिन चंद्र पाल, जो 1945 में पब्लिश हुआ था।
ओके, ये मेमोयर है। ओके, उसके बाद जीवन जीवन स्मृति, ये रविंद्रनाथ टैगोर की किताब है, ये भी मेमोयर है जो 1912 ईस्वी में पब्लिश हुआ। उसके बाद आखिरी जो है वो सरला देवी चौधरानी की किताब है, जिसको हम लोग कहेंगे जीवनेर झाड़ा पाता, जीवनेर झाड़ा पाता, ठीक है, जीवनेर झाड़ा पाता। ये बुक 1944 में पब्लिश हुई थी, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। ओके, 1944 में ये पब्लिश हुआ, और ये जो बुक है ये एक ऑटोबायोग्राफी। इससे पहले वाली जो दो किताब हम लोगों ने देखा कि बिपिन चंद्र पाल की किताब 70 बत्सर, वो बायोग्राफी है, ये माफ़ कीजिएगा मेमोयर है, और रविंद्रनाथ टैगोर की जो किताब है जीवन स्मृति, जो 1912 ईस्वी में पब्लिश हुआ था, ओके, तो ये भी मेमोयर है। ठीक है, तो तीन किताबों में सिर्फ एक जीवन स्मृति, यही सिर्फ क्या है, आपका बायोग्राफी है। ओके, ये ऑटोबायोग्राफी है। एनीवे, तो इसके बारे में आइए जरा सा हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। इसमें क्या कहता है कि जैसा कि मैंने कहा कि ये किताब जो है 1944 में पब्लिश हुआ। ये किताब कब पब्लिश हुई? ऑटोबायोग्राफी सरला देवी चौधरानी की 1944 में। ओके, और जानिए इन्फॉर्मेशन, सरला देवी चौधरानी जो थी ये रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी। ये रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी हैं। और एक और बात मैं बताता चलूँ कि ये जो जीवन स्मृति जो ऑटोबायोग्राफी है, तो ये 30 साल के बाद, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 1912, 13, 14 में वो लिखना शुरू की, अपनी ज़िंदगी आप बीती लिखना इन्होंने शुरू किया। तो ये आप बीती डायरेक्ट बुक की शक्ल में नहीं आई, बुक की शक्ल में 1944 में आई। ओके, उससे पहले ये सीरियली जो पब्लिश हुआ करता था, हैं, तो वो एक पत्रिका है जिसको कहते हैं देश। क्या कहते हैं? DESH, देश एक पत्रिका है, वहाँ ये पब्लिश हुआ करती थी। ओके, वहाँ ये पब्लिश हुआ करती थी। उसके बाद 1944 में सरला देवी चौधरानी ने इसको एक किताबी शक्ल दिया। ठीक है, और एक इंफॉर्मेशन मैं देता चलूँ कि सरला देवी चौधरानी ने 1902 में विराष्टमी उत्सव इंट्रोड्यूस किया था। विराष्टमी उत्सव, ओके, विराष्टमी उत्सव इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था नौजवान को स्ट्रांग बनाने के लिए। नौजवानों को स्ट्रांग बनाने के लिए 1902 ईस्वी में विराष्टमी, BIRASHTAMI विराष्टमी उत्सव नाम का एक मेला या एक ओकेज़न इन्होंने शुरू किया था। ओके, ओकेज़न इन्होंने शुरू किया था 1902 में। और लक्ष्मीर भंडार 1904 में, लक्ष्मीर भंडार क्वेश्चन पूछ सकता है, लक्ष्मीर भंडार किसने और कब इंट्रोड्यूस किया? तो सरला देवी चौधरानी ने 1904 ईस्वी में इंट्रोड्यूस किया। देखिए, एक क्वेश्चन हम लोग उठाएं और कितना डिटेल्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो बढ़ेंगे तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.2 यानी 2 नंबर क्वेश्चन। सोम प्रकाश वाज, ठीक है, सोम प्रकाश वाज, सोम प्रकाश क्या था? ठीक है, सोम प्रकाश वाज, ऑप्शन ए डेली पेपर, बी वीकली पेपर, सी फोर्टनाइटली पेपर, और डी जो है ए मंथली पेपर। ठीक है, तो इसका जो जवाब होगा ए वीकली पेपर। ठीक है, ये एक वीकली पेपर, हफ्तवार, हफ्ता में एक दिन ये पेपर छपा करता था। ओके, और इसके जो एडिटर हुए उनका नाम हुआ द्वारकानाथ विद्याभूषण। ठीक है, सोम प्रकाश के जो एडिटर हुए, यहाँ पे काफ़ी जगह नहीं है, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, द्वारकानाथ विद्याभूषण, DWARKANATH, द्वारकानाथ विद्याभूषण, VIDYBHUSHN, द्वारकानाथ विद्याभूषण। और ये अखबार कब शुरू हुई? 15 दिसंबर 1858, 15th, माफ़ कीजिएगा दिसंबर मैंने कहा, नवंबर, 15 नवंबर 1858, 15 नवंबर 1858 को ये अखबार शुरू हुआ।
वीकली, ये वीकली हफ्तवारा अखबार था। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, इस अखबार का नाम है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश मतलब ये सोमवार के दिन, मंडे के दिन शाया हुआ करता था। ठीक है, ये मंडे के दिन शाया हुआ, हर सोमवार के रोज़ ये हर सोमवार के दिन वीकली ये शाया हुआ करता था। ओके, तो ये हम लोग क्या आंसर मिला हम लोग को, ये वीकली है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा है द पब्लिशर ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ नील दर्पण। नील दर्पण के जो अंग्रेजी के ट्रांसलेटर हैं उनका नाम बताना है। ठीक है, नील दर्पण हम लोग को मालूम है दीनबंधु मित्रा ने इस किताब को पब्लिश किया, इसको शाया किया था। और जो नील दर्पण के बारे में और हम लोग जो अगर इन्फॉर्मेशन, कुछ और मज़ीद इन्फॉर्मेशन अगर लेना चाहेंगे, तो हम लोगों को पता है कि नील दर्पण जो किताब है, ओके, ये सितंबर 1860 में शाया हुआ। सितंबर 1860 में दीनबंधु मित्रा ने इसको पब्लिश किया था। दीनबंधु मित्रा ने इसको पब्लिश किया था। ओके, और ये क्या इस किताब में क्या बात है? इस किताब में बात है कि इंडिगो रिबिलियन यानी नील इनकलाब जो 1859 1860, ठीक है, कृष्णा नगर में नदिया में जो पड़ता, सबसे पहले वहीं शुरू हुआ ये। ओके, ये बगावत कहाँ शुरू हुई? वहाँ शुरू हुई। तो उसी को दीनबंधु मित्रा ने, ओके, अपने किताब में नील दर्पण जिसका नाम है उसमें उसकी पूरी अक्कासी की है। और सितंबर 1860 में ये बुक शाया हुई। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि इसका अंग्रेजी में तर्जुमा किसने किया, तो ऑप्शन ए में काली प्रसन्ना सिंघा, बी में है माइकल मधुसूदन दत्ता, सी में है हरीश चंद्र मुखोपाध्याय या मुखर्जी, और डी में है रेवरेंड जेम्स लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके पब्लिशर का नाम पूछ रहा है। पब्लिशर, तो पब्लिशर रेवरेंड जेम्स लॉन्ग होगा। ठीक है, इस किताब के पब्लिशर रेवरेंड जेम्स लॉन्ग, और इसके जो तर्जुमा इस किताब का अंग्रेजी में किया है उस किसने किया? माइकल मधुसूदन दत्ता ने किया है। माइकल मधुसूदन दत्ता ने इस किताब को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। और पब्लिशर इस किताब के कौन है? रेवरेंड जेम्स लॉन्ग। तो जो हमारा सवाल है कि इस किताब का अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन हुआ तो उसके पब्लिशर का नाम बताइए। तो पब्लिशर कौन हुए? रेवरेंड जेम्स लॉन्ग। और किसने पब्लिश किया, ये सवाल नहीं है किसने पब्लिश किया, लेकिन आप लोग इन्फॉर्मेशन के तौर पर आप लोग जान के रखिए कि इस किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने वाले का नाम है माइकल मधुसूदन दत्ता। ओके, माइकल मधुसूदन दत्तो, ये हम लोग के इंग्लिश में इन्होंने ट्रांसलेट किया। अब सुनिए और आगे कि जब इस किताब को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके रेवरेंड जेम्स लॉन्ग ने पब्लिश किया, पब्लिशर हैं ये, तो अंग्रेज़ों के हाथ में जब ये किताब पड़ी तो वो लोग बरहम हो गए, दे बिकेम वेरी एंग्री। ठीक है, और रेवरेंड जेम्स लॉन्ग पर केस चला और मुकदमा चला। मुकदमा में 1000 रुपया पेनाल्टी रेवरेंड जेम्स लॉन्ग पर लगा, साथ ही साथ 1 महीने का जेल की सज़ा इनको मिली। क्या मिली? 1 महीना की जेल, 1 महीना का जेल और 1000 रुपया जुर्माना इनको देना था। ठीक है, तो ये रेवरेंड जेम्स लॉन्ग, तो ये तो बेचारे क्रिश्चियन मिशनरी हैं। ठीक है, इनके पास उतना पैसा कहाँ से आएगा? तो उस ज़माने में काली प्रसन्ना सिंघा, ठीक है, यह काली प्रसन्ना सिंघो, इन्होंने 1000 रुपया जो पेनाल्टी अंग्रेज़ों ने लगाया था रेवरेंड जेम्स लॉन्ग के ऊपर, वो 1000 रुपया अपने जेब खास से, पर्सनल पॉकेट से दे दिया। वो तो मामला हुआ, लेकिन 1 महीना की सज़ा इनको भुगतना पड़ा। किनको? रेवरेंड जेम्स लॉन्ग, जो नील दर्पण के अंग्रेजी किताब के पब्लिशर हैं। ओके, चलिए बहुत इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ देखे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1.4 में, द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज प्रोहिबिटेड इन, बोलता है सती का जो सिस्टम, जो प्रैक्टिस है सती का, इसको रोक दिया गया है, रोका गया कानून के जरिए। कब? ऑप्शन ए ना 1828, ऑप्शन बी 1829, ऑप्शन सी 1830, ऑप्शन डी 1856। तो हम लोग यहाँ क्या देखेंगे कि सती को कानूनी तौर पर रोका गया कब? 1829।
1829। आइए इसके बारे में हम लोग जरा सा कुछ सीखते हैं। क्या कहता है कि एक कानून है रेगुलेशन 17। क्या क्या उस कानून का क्या नाम है? रेगुलेशन 17, REGULATION। रेगुलेशन मैंने एक्ट। 17 कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, रेगुलेशन 17। ठीक है, रेगुलेशन 17 के जरिया इस सती के कस्टम को, सती के सिस्टम को कानूनी तौर पर जुर्म करार दिया गया है। किस कानून के जरिया? रेगुलेशन 17 के जरिया। और ये एक्ट कब पास हुआ? 4 दिसंबर, ठीक है, 1829। अभी जो मैंने कहा, ठीक है, 4 दिसंबर 1829। डेट इसमें नहीं लिखा हुआ, डेट मैंने आपको कह दिया। और किसकी मेहनत से? राजा राम मोहन राय की मेहनत से। ठीक है, उस जमाने में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। कौन थे? विलियम बेंटिंग। और विलियम बेंटिंग के बारे में एक चीज़ और आप लोग जानते चलिए कि विलियम बेंटिंग जो थे वो बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल थे। बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल थे। तब एक सवाल और पैदा होता है, पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वैरेन हेस्टिंग्स थे। वैरेन हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। और आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंग। वह गवर्नर जनरल की हैसियत से उनका पीरियड क्या था? 1828 टू 1833। लेकिन विलियम बेंटिंग का जो टोटल पीरियड है वो 1828 टू 1835। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो 1828 टू 1833। तो 1833 से 1835 तक वो क्या थे? वो इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बन गए। ओके, तो विलियम बेंटिंग बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल हैं और इंडिया के पहले गवर्नर जनरल हैं। गवर्नर जनरल की हैसियत से उनका जो पीरियड हुआ, व्हाट वाज द पीरियड? 1833 टू 1835। और किस कानून के जरिया विलियम बेंटिंग हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने? वो था आपका ये रेगुलेशन 1833 के एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के तहत वो हिंदुस्तान के पहले गवर्नर जनरल बनाए गए। देखिए, इतना इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ से ले लिए। ये सब बहुत अच्छा से याद रखना है और गौर से सुनना है। 1.5 में आइएगा क्वेश्चन नंबर 1.5। तो 1.5 में क्या बोला? द आइडियल ऑफ सर्वधर्म सामान्य वाज प्रोपगेटेड बाई। ये जो नज़रिया है सर्वधर्म सामान्य, ये सब धर्म जितने भी मज़ाहिब हैं सब एक हैं। ओके, तो ये थ्योरी किसने दिया? ओके, तो ऑप्शन ए में है विजय कृष्ण गोस्वामी, बी में है स्वामी विवेकानंदा, सी में है श्री राम कृष्ण परमहंसा और डी में केशव चंद्र सेन। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? श्री राम कृष्ण परमहंसा। ओके, इसका राइट आंसर क्या होगा? श्री राम कृष्ण परमहंसा। इसका राइट आंसर क्या होगा? रामकृष्ण परमहंसा। ओके, उसके बाद आगे बढ़िएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है 1.6 का कोल रिबिलियन। कोल रिबिलियन, इसका हम लोग का पीरियड हो गया 1831 टू 1832। ठीक है, 1831 टू 1832। 1831 टू 32, 1831 एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि वहाबी मूवमेंट तीतू मीर या मीर निसार अली की रहबरी में बंगाल में शुरू हुआ था वहाबी मूवमेंट। ओके, वहाबी मूवमेंट। ओके, वहाबी मूवमेंट। तो 1831-32 में एक रिबिलियन, एक इनकलाब शुरू हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं कोल रिबिलियन। तो कोल रिबिलियन जो है 1831-32 में ये कहाँ पे हुआ? तो हम लोग का 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मिदनीपुर, बी में है झारग्राम, सी में है छोटा नागपुर और डी में है रांची। ओके, डी में हम लोग का क्या है? रांची। तो हम लोग का जवाब क्या होगा यहाँ पे? छोटा नागपुर। जवाब क्या होगा? छोटा नागपुर। ठीक है, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का एरिया जो है वो आपका वहाँ कोल रिबिलियन शुरू हुआ था। ठीक है, छोटा नागपुर का जो एरिया है वहाँ कोल रिबिलियन शुरू हुआ था। आगे बढ़िए, हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1.7 का देखेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया इन, बोला कि
हिंदुस्तान में पहला फॉरेस्ट एक्ट कब पास हुआ? ओके, तो इसका 4 ऑप्शन है, 1859, 1860, ऑप्शन सी में 1865 और ऑप्शन डी में है 1878। ओके, तो हम लोग का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? 1865। राइट आंसर क्या होगा? 1865 होगा। ओके, हिंदुस्तान का पहला फॉरेस्ट एक्ट, जंगली कानून पहला कब पास हुआ? 1865 में। दूसरा कब पास हुआ? तो आंसर क्या लिखेगा? 1878। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जो सेकेंड फॉरेस्ट एक्ट जो पास हुआ, एग्जाम में पूछेगा कि सेकेंड फॉरेस्ट एक्ट कब पास हुआ? 1878 में। पहला फॉरेस्ट एक्ट कब पास हुआ? 1865 में। ओके, एक और सवाल पूछता है कि सेकेंड फॉरेस्ट एक्ट के तहत जंगलों को कितने हिस्सों में बांट दिया गया? ओके, जंगलों को सेकेंड फॉरेस्ट एक्ट 1878 के तहत कितने हिस्सों में बांटा गया? 3 हिस्सों में। ओके, 3 हिस्सा का नाम सुन लीजिए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट। मैं एक बार तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेकेंड फॉरेस्ट एक्ट जो 1878 में पास हुआ था, उस एक्ट के तहत जंगलात को, यानी हिंदुस्तानी जंगलात को, इंडियन फॉरेस्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया। ओके, पूछेगा कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। क्या क्या है? रिजर्व्ड फॉरेस्ट, RESERVED FOREST, रिजर्व फॉरेस्ट। दूसरा है रिजर्व फॉरेस्ट हो गया। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, PROTECTED, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। और नंबर 3 हो गया विलेज फॉरेस्ट। ओके, तो 3 हिस्सों में हिंदुस्तान के दूसरे सेकेंड फॉरेस्ट एक्ट 1878 के तहत फॉरेस्ट को 3 हिस्सों में बांटा गया। और ये जो हम लोग का सवाल है कि पहला फॉरेस्ट एक्ट कौन सा है, तो 1865 है। ओके, बहुत डिटेल्स में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आइए आगे, 8 नंबर। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज डिस्क्राइब्ड एज इंडियाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या कहता है कि 1857 ईस्वी की बगावत जो थी उसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा गया है, वाज डिस्क्राइब। तो किसने कहा? सवाल होता है किसने कहा कि 1857 ईस्वी की जो बगावत है वो हिंदुस्तान की पहली जंग आज़ादी थी। तो 4 ऑप्शन है, रमेश चंद्र मजूमदार, जिसको हम लोग RC मजूमदार भी कहते हैं, सुरेंद्रनाथ सेन बी में है, और ऑप्शन सी में विनायक दामोदर सावरकर, और डी में है दादा भाई नौरोजी। ओके, दादा भाई नौरोजी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा हम लोग का? सी, विनायक दामोदर सावरकर, VD सावरकर कहेंगे। ओके, VD सावरकर कहेंगे। ओके, यहाँ RC मजूमदार जो हैं तो इसको इन्होंने भी 1857 ईस्वी की जो बगावत थी जिसको विनायक दामोदर सावरकर ने फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा है, तो इन्होंने बेटूक कह दिया कि नाइदर इट वाज फर्स्ट नॉर इट वाज द नाइदर इट वाज इंडियाज फर्स्ट नॉर द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। ये इसको इन्होंने फ्यूडल रिवोल्ट कहा है। रमेश चंद्र मजूमदार ने इसको क्या कहा है? फ्यूडल रिवोल्ट। और VD सावरकर की एक किताब है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इस किताब का नाम ही फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। दादा भाई नौरोजी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। और दादा भाई नौरोजी को एक और कहा जाता है टाइटल है, एन अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। क्या कहते हैं? एन अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। और दादा भाई नौरोजी 3 मरतबा इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर बनाए गए, प्रेसिडेंट बनाए गए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.9, द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया केम टू एन एंड इन। कहता है ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो रूल है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1600 में 1600 30